हम सब यही तो मानते हैं कि एक बार हाथ मिला लिया या जुबान दे दी तो सौदा पक्का हो गया। पर क्या हर समझौता उतना ही मजबूत होता है जितना वो दिखता है? आज हम उन छिपी हुई दरारों के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बिल्कुल ठोस दिखने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी कानूनी तौर पर तोड़ सकती हैं। अच्छा, तो कभी सोचा है कि क्या जुबान से की गई हर डील, हर वादा पत्थर की लकीर होता है? क्या एक मामूली सी हाँ हमेशा कानूनी तौर पर बांधने के लिए काफी है? चलिए आज उन बारीकियों को समझते हैं जो एक आम से दिखने वाले समझौते को भी कानूनी तौर पर अमान्य बना सकती हैं। तो एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद आखिर होती क्या है? देखिए, इसमें कई चीजें जरूरी हैं, लेकिन आज हम दो सबसे अहम पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा, वो तरीका जिससे उन्होंने हाँ कहा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि एक सौदे को क्या चीज कमजोर बनाती है। हम जानेंगे कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, असल में सहमति का मतलब क्या होता है और इसमें दबाव और धोखे का क्या रोल है। और आखिर में हम उन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर भी नजर डालेंगे जिन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहली दरार से शुरू करते हैं जिसकी हम जांच करेंगे। ये दरार जुड़ी है उन लोगों से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हर कोई कानूनी तौर पर कोई भी डील करने के काबिल होता है? देखिए, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और खासकर उसका सेक्शन 11 इसके लिए 3 सीधी सीधी शर्तें रखता है। पहला, कि वो इंसान 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हो। दूसरा, उसका दिमाग स्वस्थ हो, मतलब वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है और उसके नतीजे क्या होंगे। और तीसरा, उसे किसी दूसरे कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। इस बात को समझने के लिए 1903 का एक बहुत ही मशहूर केस है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। इसने एक बहुत जरूरी नियम तय किया। एक नाबालिग यानी माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि वो तो कानून की नजर में कभी बना ही नहीं था। मतलब वो शुरू से ही जीरो है, शून्य। और यहाँ कानून की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो ये है कि अगर किसी ने नाबालिग रहते हुए कोई डील की है तो वो 18 का होने के बाद ये नहीं कह सकता कि चलो अब इसे पक्का कर लेते हैं। वो डील हमेशा शून्य ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नाबालिग किसी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा जरूर उठा सकता है, मतलब बेनिफिट्स ले सकता है, पर उस पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। ये सारे नियम असल में नाबालिगों को बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। अच्छा, तो लोगों की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी दरार पर, सहमति, मतलब किसी का हाँ कहना। कभी कभी कोई हाँ कह तो देता है, पर क्या वो हाँ वाकई में एक असली हाँ होती है? जब सहमति आजाद ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी नींव ही हिल जाती है। तो ये स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट आखिर है क्या? देखिए, कानून का सेक्शन 14 इसे बहुत साफ तरीके से बताता है। सहमति तभी आजाद मानी जाती है जब उसे लेने के लिए जोर जबरदस्ती, किसी तरह के गलत प्रभाव, धोखाधड़ी, झूठी बात या गलती का सहारा न लिया गया हो। अगर इनमें से एक भी चीज मौजूद है तो सहमति आजाद नहीं है। तो ये वो 5 चीजें हैं जो किसी की हाँ को कानूनी तौर पर बेअसर कर सकती हैं। आज हम इनमें से पहले 3 यानी जोर जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और धोखाधड़ी को जरा गहराई से देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डील्स की जो दबाव में की जाती हैं। यहां हम 2 तरह के दबाव को समझेंगे। एक तो है खुली धमकी या जोर जबरदस्ती, और दूसरा है रिश्तों की आड़ में डाला गया छिपा हुआ दबाव। सेक्शन 15 के हिसाब से जोर जबरदस्ती का मतलब सीधा साधा है। अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए कोई ऐसा काम किया जाए या करने की धमकी दी जाए जो इंडियन पीनल कोड के तहत जुर्म है, तो उसे जोर जबरदस्ती माना जाएगा। इसे एक असल केस से समझते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी और बेटे को धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगा। अब क्योंकि सुसाइड के लिए उकसाना भी इंडियन पीनल कोड के तहत मना है, तो कोर्ट ने माना कि ये जोर जबरदस्ती थी और उस डील को रद्द कर दिया। अब जोर जबरदस्ती तो हो गई सीधी धमकी, लेकिन एक और तरह का दबाव होता है जो ज्यादा छिपा हुआ होता है। इसे कहते हैं अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 के मुताबिक ये तब होता है जब 2 लोगों में ऐसा रिश्ता हो कि एक दूसरे की मर्जी पर हावी हो सके और वो अपनी इस पोजीशन का गलत फायदा उठाए। ये भरोसे के रिश्ते का मिसयूज है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक कहानी में मिलती है। एक आध्यात्मिक गुरु ने अपने भक्त को ये यकीन दिलाया कि अगर वो अपनी सारी जायदाद गुरु के नाम कर दे तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गुरु और भक्त के बीच भरोसे का रिश्ता होता है और यहाँ गुरु ने इसी भरोसे का गलत इस्तेमाल करके अनुचित प्रभाव डाला है।
चलिए अब सहमति में आखिरी और शायद सबसे आम दरार की बात करते हैं, यानी धोखाधड़ी। ये वो डील्स हैं जिनकी नींव ही झूठ और धोखे पर रखी जाती है। तो धोखाधड़ी का मतलब क्या है? सेक्शन 17 कहता है कि ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात सच बताकर पेश की जाए जिसके झूठे होने का उसे पता है, या फिर किसी जरूरी सच को जानबूझकर छिपाया जाए, तो ये सब धोखाधड़ी है। इसमें सबसे जरूरी चीज है धोखा देने का इरादा। जहां एक बहुत मजेदार सवाल उठता है, क्या चुप रहना भी धोखा हो सकता है? मतलब कुछ न कहना, क्या यह भी फ्रॉड है? कानून में इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में नहीं होता। इसे समझने के लिए घोड़े वाला ये उदाहरण बेस्ट है। मान लीजिए एक केस में कोई एक अजनबी को बीमार घोड़ा बेचता है और घोड़े की बीमारी के बारे में चुप रहता है, तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अब इसी सिचुएशन को थोड़ा बदल देते हैं। अगर वही इंसान अपनी बेटी को वो घोड़ा बेच रहा है, तो बाप बेटी का रिश्ता सच बताने की एक जिम्मेदारी पैदा करता है। इस केस में उसका चुप रहना धोखाधड़ी बन जाता है। सारा खेल इस बात का है कि क्या सच बताने की कोई कानूनी ड्यूटी थी या नहीं। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन्हें एक तरह की चेकलिस्ट बना लेते हैं। ये वो रेड फ्लैग्स हैं, यानी खतरे के संकेत, जिन्हें किसी भी डील को फाइनल करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए। तो अगली बार कोई भी एग्रीमेंट करते वक्त ये सवाल दिमाग में जरूर रखने चाहिए। क्या डील में शामिल सभी लोग कानूनी तौर पर ऐसा करने के काबिल हैं? क्या जो हाँ कही जा रही है वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से है? कहीं किसी भरोसे के रिश्ते का गलत फायदा तो नहीं उठाया जा रहा? क्या सारी जरूरी बातें ईमानदारी से बताई गई हैं? और कहीं किसी का इरादा धोखा देना तो नहीं है? आज के इस पूरी बातचीत के बाद यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। जब अगला कोई कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा, तो उसमें सबसे पहली कौन सी चीज जांची जानी चाहिए, इस पे सोचिएगा जरूर।